strong attractive force that bind nucleons together is nuclear force. This is the strongest force. ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. जितने भी फोर्स आपने देखे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक, कोई भी फोर्स देखा, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है फाउंड इन नेचर. जो भी न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. तभी तो बॉन्ड टूटने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. छोटा एक छोटा सा बॉन्ड टूटा, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. तो सोचो कितनी एनर्जी से वो पकड़े हुआ था एक दूसरे को. न्यूक्लियर फोर्स देखो, एक परमाणु टूटता है तो कितना ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है ना. तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा फोर्स से पकड़ा भी था, उसकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा थी. ठीक है, तभी तो टूटा, तो इतनी ज्यादा एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया. तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. फिर लिखो शॉर्ट रेंज फोर्स. ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है. कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज मतलब इसकी रेंज क्या है? शॉर्ट है, बहुत ही कम है. रेंज क्या है? बहुत ही कम. नेक्स्ट लिखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है. जो प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लगेगा, वही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी लगेगा. ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सब में क्या लग रहा है? सेम फोर्स लग रहा है, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है. फिर लिखो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. नो फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर फोर्स. होता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन उसका फॉर्मूला अब तक इजाद नहीं हुआ है. कोई फॉर्मूला नहीं है इसका. कोई फॉर्मूला पता है तुमको? हाँ, तब फिर तो हियर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डिस्कवर. ठीक है, ठीक है वीरेन, फॉर्मूला निकालो न्यूक्लियर फोर्स का, उसको रख दिया जाएगा विदेन न्यूक्लियर फॉर्मूला. अगर आप डिस्कवर कर पाए तो आपको नाम बनाने का अच्छा खासा मौका है. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का एक फॉर्मूला निकाल के दीजिए. कुछ मत करो, उसकी रेडियस का इधर उधर घुमा के डायमेंशनली करेक्ट बना दो और एक फॉर्मूला दे दो. आने वाली जनरेशन चेक करेगी कि सही है कि नहीं सही है. तो काम करना इज मोर इंपॉर्टेंट. उसके बाद तो उसके रिसर्च होते रहेंगे. चलो आगे चलते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी, हेडिंग डालो न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी लिखो, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस by either breaking a heavy nucleus into two relatively lighter nuclei. Energy obtained from nucleus by either breaking a heavy nucleus into two lighter nuclei. Energy obtained from nucleus by either breaking a heavy nucleus into two relatively lighter nuclei or combining a two lighter nuclei or combining a two lighter nuclei into a heavy nuclei, into a heavy nuclei, into a heavy nuclei. भाई या इसमें क्या है? एक लाइटर बड़े न्यूक्लियाई को दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज करा, या दो लाइटर न्यूक्लियाई को एक बड़े न्यूक्लियाई में बनाए, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी क्या होगी? न्यूक्लियर एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग डालो न्यूक्लियर रिएक्शन. नेक्स्ट हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्शन. जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बच्चों इसको, कुछ नहीं है इसमें, आता भी कुछ नहीं है. न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन.
देखो, परफॉर्म बाई फर्मी, परफॉर्म बाई फर्मी, ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो फिजन है, ये कौन सा रीजन है, न्यूक्लियर फिजन, इसको किसने परफॉर्म किया था, फर्मी ने। तो इन्होंने देखा कि एक टारगेट न्यूक्लियाई था यूरेनियम 92-235, 92-235, इसको इन्होंने 0 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, 0 न्यूट्रॉन इस पर डाला, 0 न्यूट्रॉन नहीं, क्या डाला, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 0, इसका मास नंबर कितना है 1। तो न्यूट्रॉन की जब इस पे बौछार की तो ये कन्वर्ट हो गया अपने एक आइसोटोप में, यहां पर 92 और यहां पर भी 92, तो एटॉमिक नंबर सेम, तो ये क्या है, जो 92U236 इज द आइसोटोप ऑफ दिस, और ये आपका रेडियो एक्टिव मतलब सब्सटेंस हो गया। तो ये फर्दर क्या कर गया, ब्रेक कर गया, फर्दर क्या कर गया, ब्रेक कर गया, किसमें, बेरिलियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में किया। उसके बाद इसने 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस किए, 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस किए, साथ साथ में क्या 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या की एनर्जी इसने प्रोड्यूस की। एकदम बच्चों वाली बात है, पता है आपको। तो ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और ये क्या है आपका, ये टारगेट न्यूक्लियाई है, या इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल, ये क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सैंपल। तो देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो ये टारगेट न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, यहां पर एक ये टारगेट न्यूक्लियाई है यहां पर, ठीक, और यहां पर एक न्यूट्रॉन आया 0N1 आया, ठीक। अब जब इस पे टकराया ये, तो कितने न्यूट्रॉन और निकाले इसने 3 और निकाले, और 3 फिर जाके उसी टारगेट न्यूक्लियाई पर टकराए, 0N ही लिख दूं, N। ये न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर ये तीनों सैंपल तो अभी वहां पे है, तो सैंपल से फिर टकराए, फिर ये इस टारगेट से फिर 3 निकले, इससे फिर 3 निकले, इससे फिर 3 निकले, फिर ये आगे टारगेट से क्या करेंगे, टकराएंगे, इससे फिर क्या करेगा 3 निकलेगा। तो इसको ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे तो कैसा बन जाएगा, बहुत अच्छा। हर एक रिएक्शन पे कितनी एनर्जी निकल रही है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, भयंकर एनर्जी निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं परमाणु बम। एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अगर हमने न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल नहीं किया तो न्यूट्रॉन तो आगे आगे क्या कर देगा, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन से 81 न्यूट्रॉन, ऐसे क्या होंगे, निकलते चले जाएंगे। तो ये हो गया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक बम, एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं क्या, एनर्जी तो अच्छी खासी मिल रही है, साइंटिस्टों ने देखा भाई एनर्जी तो बढ़िया मिल रही है, एनर्जी तो बढ़िया मिली, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्या करें। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो कि एक न्यूट्रॉन निकला है ना, यहां पर क्या है 2 न्यूट्रॉन, तो पहले तो 1 न्यूट्रॉन तो देना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन 1 न्यूट्रॉन से उन्होंने बम्बार्ड कराया, बाकी 3 निकल रहे थे, कहते 2 को किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लो, 1 को रहने दो, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, फिर वो बार बार हमको ना देना पड़े। इसी में क्या करो, 2 को एब्जॉर्ब कर लो, 1 बचा रहेगा, वो फिर रिएक्शन कर देगा। तो बार बार हमारी 200 200 200 मिलती रहेगी, उस एनर्जी को हम उस एनर्जी को कलेक्ट कर लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, क्वेश्चन ये था, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। या किस पे बेस्ड है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। और एटॉमिक बम किस पे बेस्ड है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है, नहीं, हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट अलग है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज मोर डेंजरस देन एटॉमिक बम। हाँ, पहले एटॉमिक बम फोड़ते हैं, उतनी हीट जनरेट करते हैं, फिर फ्यूज करता है टुगेदर। देखो अभी पढ़ाते हैं आगे। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इसमें लिख लो, 2-4 लाइन लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा।
ये हो गया, ये टारगेट निकला, ये चेन रिएक्शन। बना लो इसको, इसको बना लो, ये फॉर्मूला लिख लो, ये बना लो। क्या हुआ? चले आगे चले, हो गया? लिख लो इसमें, इट इज अ न्यूट्रॉन इंडक्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज अ न्यूट्रॉन इंडक्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूट्रॉन इंडक्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर लिखो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फिर डैश करके लिखो न्यूक्लियर बम। डैश करके लिखिए न्यूक्लियर बम। मतलब क्या? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन किसमें हो रही है? न्यूक्लियर बम में हो रही है। नेक्स्ट लिखो कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन किसमें हो रही है? न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर। रेडी डालो न्यूक्लियर रिएक्टर। हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्टर। लिखो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए न्यूट्रॉन नीड टू बी स्लो डाउन। न्यूट्रॉन नीड टू बी स्लो डाउन। need to be slowed down and excess neutron has to be absorbed. Excess neutron has to be absorbed. देखो दोनों चीजें हैं। न्यूट्रॉन जो निकल रहा है ना, बहुत तेज स्पीड से भागा चला जा रहा था भाई, उसको एनर्जी भी तो ज्यादा मिल गई थी। जैसे पहले हमने क्या किया था, यूरेनियम 92 235 पे क्या किया था? न्यूट्रॉन लगाया था। एक न्यूट्रॉन धीरे से किया तो ये क्या बन गया? अनस्टेबल हो गया। उसके बाद क्या बन गया? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया। उससे क्या निकला? 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन निकले तो वो तीन तो हमको चाहिए नहीं। हमको कितना चाहिए? एक ही चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि न्यूट्रॉन को हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रॉन निकला वो बहुत तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से, तो उसको कहेंगे भाई तुम आओ थोड़ा हमारी मदद तो करो। तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। वो तो रिएक्शन में निकला करा हमारे पास 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, हम क्यों रुके? वो तो कहेगा हम बहुत स्पीड से जाएंगे। तो कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा काम है अभी, तो थोड़ा सा उसको क्या करेंगे? स्लो करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे? स्लो करेंगे। तो स्लो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं मॉडरेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? मॉडरेटर्स। और मॉडरेटर जैसे ग्रेफाइट वगैरह है या D2O है, ग्रेफाइट नहीं D2O, हैवी वाटर। क्या है? हैवी वाटर। वो यूज होता है, हैवी वाटर इज यूज एज अ मॉडरेटर। Heavy water is used as a moderator and moderator is used for absorption of electron, absorption of neutron नहीं, to slow down the speed of, यही सब क्वेश्चन आते हैं, to slow down the speed of neutron। and कैडमियम की जो छड़ें होती हैं,
लेड एंड कैडमियम, इन दोनों की छड़ें होती हैं, वो डाल के रखते हैं। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता हूं तो कैडमियम के छड़े होते हैं, तो उसको हम डालते हैं तो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ ऐसे होता है बच्चों, समझ लीजिए जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ है और यहां पर मान लीजिए रेडियोएक्टिव सैंपल है, ठीक है, और यहां पर टरबाइन वरबाइन लगी हुई है, हाँ बस छोड़ रहे हैं, सर आ क्या, ठीक है, और यहाँ ये यूरेनियम का क्या है, यूरेनियम का क्या है, सैंपल है, यूरेनियम का क्या है, सैंपल है। देखो यूरेनियम का सैंपल है और इसमें क्या होता है, पूरा भरा रहता है क्या, मॉडरेटर्स वगैरह बड़े रहते हैं, मॉडरेटर्स वगैरह बड़े हैं, और यहां पर कैडमियम और लेड की छड़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, अच्छा ये डाल सकते हैं, मतलब ये अंदर और ऐसे, मतलब इसको अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पूरी लेड और कैडमियम की सारे न्यूट्रॉन क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तब रिएक्शन कौन करेगा, बार बार हमको इनिशिएट करने के लिए न्यूट्रॉन देना पड़ेगा। हमने एक बार किया तो एक न्यूट्रॉन से हमने क्या किया, रिएक्शन को चालू करा दिया, और वो थोड़ा थोड़ा दो न्यूट्रॉन हम लोग को क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सारा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये मूवेबल होता है, ये क्या होता है, मूवेबल, हम कम ज्यादा करके न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन वगैरह बढ़ा सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, इसमें आपका मॉडरेटर फिल होता है, मॉडरेटर आपका फिल है, तो जैसे ही न्यूट्रॉन आपका निकलता है तो वो डीटीओ वगैरह उसमें क्या होता है, हैवी वाटर होता है, तो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्लो डाउन करता है, घूम फिर के फिर वो टारगेट पे अटैक करता है और एनर्जी उसकी निकलती है। अच्छा एनर्जी एक बार आपके पास आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो गई। देखो कोई भी एनर्जी, मैंने बहुत पहले भी पढ़ा, कोई भी एनर्जी है तो उससे काम क्या कराना है, टरबाइन घुमाना है। कोई भी एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, पंखा लगा हुआ है ना, यहां पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और ये बहुत बड़े एरिया में घूमता है, तो जब ये बहुत धीरे धीरे घूमता है तो यहाँ का मोटर बहुत ही तेज घूमता है। ये लगेगा बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, तो भी ये मोटर बहुत ही तेज घूमता है। तो मोटर तेज घूमता है तो क्या कर देता है, जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, या विंड एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर एनर्जी आई तो एनर्जी किसके फॉर्म में है, इन द टर्म ऑफ हीट। भाई हीट ही तो आई, हीट आई, नीचे से पानी, पूरी पूरी नदी टाइप की होती है, पूरी टनल होती है। मैंने तो एनटीपीसी में ट्रेनिंग की थी तो देखा है मैंने, एनटीपीसी में मतलब कोल वोल जला के हीट करते हैं, इतना ज्यादा हीट होता है ना कि उसके अंदर अगर गए तो तुम्हारी हड्डी भी नहीं मिलेगी, बस ये हुआ कि हाँ ये आदमी खत्म हो गया यहाँ पर, बस यही पता चलेगा ये गए, ये भाई साहब चले गए, उनका कुछ मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। और आप लोगों ने देखा पावर प्लांट को, कभी तुम लोगों ने देखा है क्या, ऐसे ऐसे चिमनी टाइप की बनी होती हैं, अरे ध्यान है, हाँ? ऐसी ऐसे क्या होती हैं, मतलब टावर बने होते हैं ना, हाँ क्या मोबाइल पे देखे हो ना, ये क्या होता है, इसके अंदर पानी होता है, कंडेंस होता रहता है, बात समझो, अरे बात समझ लो, बातें नहीं, बात समझिए, इसको टॉपिक पे आइए पहले। यहां पर पानी था, पानी यहां था, नीचे नदी टाइप का क्या हो रहा है, फ्लो करता रहता है, और जो एनर्जी आती है उस पानी में चढ़ती है, एनर्जी आती है पानी में गई, पानी का क्या बना, स्टीम, पानी क्या बना, स्टीम, बहुत तगड़ी स्टीम बनती है, स्टीम बनी, और स्टीम आई, यहाँ पे कुछ टरबाइन वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर टरबाइन वगैरह लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है, और उसके बाद टरबाइन को क्या कर देता है, ये स्टीम घुमा देती है, तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई, और टरबाइन घूमी तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, टरबाइन घूमी तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब ये स्टीम ये घूमी तो यहां पर आने के बाद तो स्टीम खराब, अब क्या करें, पानी को, स्टीम को फेंक दें, अरे ऐसे निकाल देंगे तो जो एनटीपीसी में रह रहे हैं वो सारे आदमी खत्म, उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। दूसरी बात है उस स्टीम ऐसे खत्म करने लगेंगे तो कितना पानी लेके आएंगे, पानी कितना लेके आएंगे, तो इसको एक कूलेंट लगाते हैं, ये जो होता है ना, ये क्या करता है, ये यहां से स्टीम ऐसे जाती है, फिर कंडेंस होके वापस आ जाती है, कंडेंस होके क्या होती है, वापस आती है, फिर यहाँ पर वाटर बन जाता है, फिर ये क्या करता है, घूमता रहता है, और इसके ऊपर हल्का 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 हमेशा आपको बादल दिखाई देगा, हल्का हल्का सा कैसा दिखाई देगा, बादल, बहुत अच्छी जगह होती है।
वहां पे आपको, जैसे आप पावर प्लांट में जाएंगे ना, तो हल्की हल्की आपको बारिश की बूंदें हमेशा आपको गिरती हुई महसूस होंगी। इसके पास मौसम बड़ा सुहाना रहता है, क्योंकि क्या रहता है, स्टीम वगैरह हमेशा वहां पर जाती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर बहुत, जैसे बरसात में नहीं हल्का हल्का सा मौसम में बारिश महसूस होती है, वैसे ही पूरे प्लांट में बारिश हल्की हल्की सी मौजूद रहती है। तो यहाँ तो अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ कोयले की पिसाई होती है वहां पे धूल भी गिरती रहती है। तो कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी भी है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर कंडेंस हो जाता है, जब कंडेंस हो जाता है तो वापस लेके चले आते हैं, उसको दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। वो कहानी खत्म हो गई। आपकी केवल यूरेनियम की कहानी है। यूरेनियम में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होने से उसको वाटर में दिया गया, वाटर से स्टीम बनी, स्टीम आके टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें न्यूट्रॉन चाहिए, और न्यूट्रॉन कितना चाहिए, एक न्यूट्रॉन से इनिशिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन अगर लगातार निकलते रहेंगे तब तो चेन रिएक्शन बना देंगे, विस्फोट हो जाएगा। तो 3 रिएक्शन तो हमको नहीं चाहिए, तो न्यूट्रॉन को हमको क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो एब्जॉर्ब किससे होगा, कैडमियम और लेड की छड़ें जो होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, किसको, न्यूट्रॉन को। लेकिन न्यूट्रॉन जब निकलेगा तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में भी निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे, स्पीड को स्लो डाउन करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, मॉडरेटर की मदद से करेंगे। ठीक है, तो वो डीटीओ वगैरह या हैवी वाटर है, वो क्या है, एज अ मॉडरेटर है। ठीक है, तो लिख लो 1-2 लाइन इसमें। टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन moderator are used to slow down neutron, moderator are used, and they are light nuclei which slow down fast moving neutron. They are light nuclei which slow down fast moving neutron by elastic collision. न्यूट्रॉन को कैसे स्लो करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के थ्रू। एग्जांपल लिखिए, वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट। वाटर, तीनों चीज यूज हो सकती हैं, वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट लिखिए कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स लिखो। दे आर मेड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल कैडमियम रॉड। लेड होता कि नहीं है ये देख लीजिएगा आप लोग, होता है, चेक कर लेना। कैडमियम का लिख लो, लेड का मैं चेक करके बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कैडमियम रॉड लिखिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल फ्यूल इज रिक्वायर्ड। इतना थोड़ा सा फ्यूल, एक एटम टूटा, कितनी एनर्जी, एक न्यूक्लियाई टूटी, कितनी एनर्जी दे दी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो थोड़ा सा भी जो फ्यूल है वो बहुत ही कम होता है, तो स्मॉल फ्यूल इज रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज, फ्यूल इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। फ्यूल क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट इज जनरेटेड। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट होगा ना, तो उसको कहां डिस्पोज करेंगे, अरे डालेंगे, लेकिन वो पृथ्वी को, मतलब सॉइल को भी तो अफेक्ट करेगा। और आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम कहावत कह रहे हैं, कहते हैं बी अगर खत्म हो गई, मधुमक्खी खत्म हो गई, तो उसके 3 महीने में ह्यूमन प्रजाति भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारी लोग सोचते नहीं इस बात को, हमारी ह्यूमंस की लाइफ, लोग सोचते हैं कि ऐसे कोई एनिमल्स वगैरह है तो मान लो नेचर में इफेक्ट नहीं है। हर एनिमल्स या कोई भी लाइफ ऑफ एनिमल्स है, वो सारी चीजें क्या हैं,
हम कहीं ना कहीं से उससे अफेक्ट जरूर हैं। चाहे छोटी सी मधुमक्खी भी है, अगर वो खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये तो आप लोग बायोलॉजिकली प्रूव कर सकते हो। मतलब कम से कम आप लोग तो ये नहीं कह सकते हो कि आप लोग को नहीं पता। कोई गवार इंसान हो वो भले